है एस्ट्रोगेट। दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज मार्केट्स डे हाई पर और मौका है मोतिलाल ओसवाल की 18th एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस का। और इसी कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ मिस्टर रामदेव अग्रवाल मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन और को-फाउंडर हैं मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। मिस्टर अग्रवाल, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज एंड कांग्रेचुलेशंस। 2 साल के कोविड टाइम्स के बाद ये ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो सबसे पहले तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि काफी एक्साइटमेंट होगी इस कॉन्फ्रेंस में। क्या फीडबैक अब तक का रहा, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स रहे, फिर चाहे वो एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, रिसेशन का डर, ये तमाम फैक्टर्स अभी भी हावी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट्स ने कंपैरेटिवली उतना ऑब्लाइज इन फैक्टर्स को नहीं किया है। तो क्या ये इंडियन मार्केट्स का यूफोरिया बना रहेगा, और साथ ही क्या फीडबैक अब तक इस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, अभी कॉन्फ्रेंस जब चालू हुआ है, अभी फर्स्ट फ्यू सेशंस सब हैपन, 2-3 सेशन हुए अभी, तो उसमें एक बात समझ में आ रहा है कि एक तो इंडिया स्टोरी इज़ आउटस्टैंडिंग, जैसे आउट परफॉर्म करते जा रही है यूएस वगैरह से भी और एमर्जिंग मार्केट से भी। तो सब जितने एफआई जो 2-4 लोग से बात हुई मुझे, उससे एक समझ में आ रहा है कि एक ही कंसर्न है कि इंडिया का वैल्यूएशन जो है वो दूसरे एमर्जिंग मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगा है। तो वो एक कंसर्न परसिस्टिंग है। अदरवाइज़ सब एफआई चाहते हैं कि भाई उनका एलोकेशन इंडिया में बढ़े। इंडिया में एलोकेशन 1% से नीचे है, जबकि हमारा जो ग्लोबल मार्केट कैप मार्केट शेयर है वो है 3.5%। तो उनको बढ़ाने का है, लेकिन वैल्यूएशन जो बैठ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वैल्यूएशन तो 100% प्रीमियम है, वो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो सकता है। तो या तो इंडिया नीचे आए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऊपर जाए, तब जाके वो इक्वेशन फिट होगा, सो दैट वी कैन, तो फिर उससे एफआई का फ्लो आगे सुधरे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कंसर्न जो मेन कंसर्न मुझे समझ में आ रहा है वो है वैल्यूएशन का। ओके, एफआईएस का आपने जिक्र किया, और इनफैक्ट जो एलोकेशन के नंबर्स की भी बात की तो वो तो हमने कम होते हुए देखे भी हैं। बीएसई 500 इंडेक्स में जो रिकॉर्ड हाइस पर होता था दिसंबर 2020 में एफआईएस का एलोकेशन 21.5% के आसपास, वो डिकेड लो पर आ गया था जून 2022 में, जो कि 18.5% के आसपास है। अब अगर हम इस साल के शुरुआत से देखें मिस्टर अग्रवाल, तो एफआईएस ने भारत में पैसा लगाया नहीं। जुलाई से नंबर्स पॉजिटिव हुए और अगस्त में नंबर्स एनकरेजिंग थे। अब वो पैसा डालना तो चाहते हैं इंडियन मार्केट्स में, वैल्यूएशन उनको महंगी लग रही है, लेकिन क्या सेंस आपको मिला इंडियन मार्केट्स में एलोकेशन बढ़ाते हुए दिखेंगे? किस तरीके के फ्लोज रह सकते हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एफआई कोई एक एंटिटी नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे वैरायटी हैं, लॉन्ग ओनली, लॉन्ग शॉर्ट, फिर हेज फंड्स, फिर इंडेक्स फंड्स, ग्लोबल मैक्रो फंड्स, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हैं। यहाँ पर तो टिपिकली लॉन्ग ओनली जो फंड मैनेजर्स हैं वो आते हैं और वो कह रहे हैं कि एक्चुअली दे हैव सीन सम रिडेम्पशंस, और वो इसलिए कि जो बैलेंसिंग जो है, क्योंकि जो दूसरे मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है, उसके कारण से इंडिया का लोकेशन जैसे कहीं पर 15% रहा होगा वो 30% हो गया है। तो उनको वो रीबैलेंस करना जरूरी है, और फ्लो है नहीं, तो उसी कारण से उनको नेट बेचना पड़ता है टू रीबैलेंस। तो उस सब की विडम्बना भी है। तो जब तक एक इक्विटी के लिए माहौल सुधरेगा नहीं, और जब तक एमर्जिंग मार्केट में मतलब ये सब मेरे ख्याल से यूक्रेन वगैरह सब ये वार ख़त्म होगा, तो कहीं कहीं जाके एमर्जिंग मार्केट एज ए कैटेगरी इन इक्विटीज हैज़ टू कम बैक, और वहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा माहौल सुधरेगा फॉर एमर्जिंग मार्केट फ्लो, और तब मेरे ख्याल से लगता है कि इंडिया के लिए सस्टेन्ड फ्लो विल हैपन। बट यदि हम 5-7 साल की बात करें, आगे की बात करें, तो क्लियरली इंडिया एक अंडर एलोकेटेड कंट्री है इन द पोर्टफोलियोज ऑफ एफआई। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बिल्ड हो रहा है ऑन द बैक ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल, जो आपका रिटेल पार्टिसिपेशन है, जो आपका जो एक जो फ्लो बन रहा है, डोमेस्टिक फ्लो बन रहा है, वही इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए काफ़ी है। और वो जब ग्रोथ स्टोरी सस्टेन करेगी तो कहीं कहीं जाके एफआई भी पार्टिसिपेट करेगी, ऐसा मेरा बिलीफ है। लेकिन समय बताएगा क्या होता है।
ओके अच्छा मिस्टर अग्रवाल, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स पर भी अब आपके व्यूज लेना चाहती हूँ, और सबसे पहले बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये पूरा ही जो सेगमेंट है काफी एक्सपैंड हो चुका है और यहाँ पर हमने काफी इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का आते हुए देखा भी है, और इसी वाइट पॉकेट में बहुत सारे से स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिन्होंने स्टेलर रिटर्न्स दिए हैं, नो मैटर मार्केट में कोई भी कंसर्न हो या किस तरीके का भी रिएक्शन ओवरऑल मार्केट्स दे रहे हो। इस थीम को लेकर, इस पॉकेट को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है? देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत समय के बाद ये सेगमेंट में जो है ना अपॉर्चुनिटी इज लुकिंग वेरी गुड। उनके बैलेंस शीट क्लीन है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आते आ रहा है और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ते आ रहा है। तो ऐसा बहुत कम समय आता है और वैल्यूएशन रिजनेबल है। आपका क्रेडिट ग्रोथ है, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है और वैल्यूएशन रिजनेबल है, और इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, अबाउट 7% से। सो आपको हर तरीके से मतलब एक टेल विंडेड एनवायरनमेंट है। तो जो सेटबैक हमने 2 साल देखा था कोविड के टाइम में बैंक्स के लिए, वो पूरा रिकूप होगा और सब बैंक धीरे धीरे ऑल टाइम हाई में पहुंचते जा रहे हैं। और ये तो क्या परपेचुअल ग्रोथ मशीन है। आपको 12-15% आपका क्रेडिट ग्रोथ होगा। आपका इस साल का क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर 15 का हो गया है। तो ऐसा लगता है कि ये अल्टीमेट ग्रोथ स्टोरी है टिल द नेक्स्ट साइकिल। अभी 2-3 साल ये ग्रोथ स्टोरी बनेगी, बैंक्स के वैल्यूएशन सुधरेंगे और and investors will have opportunity to make good amount of money in the markets. इंटरेस्टिंग है, यानी बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का जो थीम है वो अगले 2-3 सालों तक तो बनी रहेगी ही। अच्छा मिस्टर अग्रवाल, एक चीज़ और है, स्पेशली अगर हम पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखें तो हमने हर साल थीम बदलते हुए देखी है मार्केट की। 2020 वाज ऑल अबाउट फार्मा, 2021 में आईटी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। इस साल हम देख रहे हैं सीमेंट, ऑटो, ये कुछ थीम्स है जो सामने आ रही हैं। आईटी को लेकर हालांकि अभी आपकी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है तो इट्स टू अर्ली टू कॉमेंट, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन या आपके थॉट्स हैं वो आईटी को लेकर क्या है? ये जो ग्लोबल रिसेशन की बातचीत हो रही है, जो यूएस कंसर्न्स की बात हो रही है, ये आईटी पर इंपैक्ट डाल चुकी है या पेन अभी भी बाकी है? आईटी को लेकर क्या व्यू है? पैसा निकाल रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं डिप्स पर डालने की? देखिए, यदि आईटी सेकंड बिगेस्ट कैटेगरी है आफ्टर बैंकिंग, तो होता क्या है कि यदि बैंकिंग अच्छा चल रहा है तो कहीं न कहीं से अलोकेशन आना जरूरी है। तो क्लियरली इस समय अलोकेशन आ रहा है आईटी से। तो आईटी का जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, लेकिन जो डीरेटिंग हो रही है, जैसे 30 का पी था वो 25 हो गया या 22 हो गया या 20 हो गया, वो चलते रहेगा कुछ हद तक। मतलब जब आपका मालूम पड़ा कि 2022 में द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इज बैंकिंग, लेकिन 2023 में हो सकता है कि बैंकिंग माइट टेक अ बैक सीट एंड आईटी माइट बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। तो ये चरण, जैसे आपने बोला कि हर साल नए नए थीम आते हैं, जैसे फार्मा है, आईटी है, ये सब वंडरफुल बिजनेस है, लेकिन ये 22 का साल उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसके पहले उन्होंने अच्छा किया हुआ है। तो ये चरण चलते रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बिजनेस का अंत हो जाएगा और कुछ भी होगा। मेरे ख्याल से इंडियन आईटी स्टोरी और फार्मा स्टोरी इज मच लॉन्गर, मच बिगर स्टोरी फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स। एंड उनका क्वालिटी ऑफ बिजनेस इज वेरी गुड, उनका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो पी डीरेटिंग हो रहा है वो कहीं न कहीं जाके बॉटम होगा, 4-6 महीना और लगेगा। अच्छा, ये जो रिसेशन का फियर है वो भी एक मतलब अभी तो समझो कि रियल ही है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन अभी भी ऊंचा है। तो हो सकता है कि 4-6 क्वार्टर तक ये जो टेक में, जो यूएस टेक में जो प्रेशर रहेगा, तो एनवायरनमेंट इज नॉट राइट फॉर री रेटिंग एट दिस जंक्चर इन आईटी। अच्छा मिस्टर अग्रवाल, मैं ऑटो पर आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला तो ये कि ये जो टॉप गियर में दौड़ रहे हैं ऑटो स्टॉक्स ज्यादातर कई सालों के बाद, अब इन स्तरों पर आकर इनकी सवारी करना जानलेवा तो नहीं होगा, या फिर बेहतरीन रहेगा इन लेवल्स पर भी ऑटो में एक्सपोजर लेना? और दूसरा ये, अगर इस पूरी पॉकेट को देखें तो एमएनएम जैसे स्टॉक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, ईवी पर उनका फोकस काफी अग्रेसिव है, टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मारुति इतने सालों बाद चला है, अब तो वापस 10,000 की बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन एक स्टॉक जो शायद अपनी चाल पहले ही दिखा चुका था, अभी बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो है टाटा मोटर्स। अब नुकसान दे रहा है इन्वेस्टर्स को। अगर बाकी स्टॉक्स के सामने देखें तो कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं आप अपना एलोकेशन, अपनी इन्वेस्टमेंट ऑटोज में? सो क्लियरली ऑटो बड़ा सेगमेंट है और सबसे बड़ा कंज्यूमर आइटम होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, गड्डी एंड फिर हाउस। तो गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी लार्ज सेगमेंट
और इसमें हर सेगमेंट में एक दो प्लेयर हैं जो सक्सेसफुल हैं। अब देखिए कमर्शियल व्हीकल का डिमांड तो बहुत ज़ोर से आएगा, तो टेल्को बहुत पैसे कमाएंगे उसमें। डोमेस्टिक में इंडिया में टेल्को इज़ गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी, लेकिन सामने आपका जो JLR है, जो उनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, कैपिटल लोकेशन सबसे बड़ा है, उसका इम्पैक्ट बड़ा है, उसका जो यूरोप से संबंध है, अभी UK में है, चाइना में उनका बहुत बड़ा फ्रेंचाइज है, तो ये जो थोड़ा ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम्स हैं, उसके चलते शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट टेल्को का जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। और बाकी तो लॉन्ग टर्म में सब कुछ रिजॉल्व होगा, यूरोप भी रिजॉल्व होगा और इनके एक्सपोर्ट्स और चालू होंगे, सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगा। सो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है कंपनी में, लेकिन अभी देखिए कैसे सॉर्ट आउट होता है। आई डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन यूरोपियन कार इंडस्ट्री एट दिस जंक्चर। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लग रहा है मिस्टर अग्रवाल, ऑटोज या ऑटो एंसिलरीज? अब इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज, जैसे आप M&M जो है, आई वुड प्रीफर यदि कोई अच्छा कंपनी मिलता हो एक्चुअल प्रोडक्ट्स में, OEM में, तो वो ज़्यादा अच्छा प्रेफरेबल रहता है। और नहीं तो कोई मोनोपोलिस्टिक जो एंसिलरीज हैं, और आजकल एंसिलरीज आर नॉट डिपेंड ओनली ऑन द इंडियन प्रोड्यूसर्स, उनके एक्सपोर्ट भी काफ़ी बनते जा रहे हैं। तो जिसका अच्छा एक्सपोर्ट फ्रेंचाइज है, जिसका डाइवर्सिफाइड इंडियन बेस भी है, आई थिंक वहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि जो बेस है इंडियन ऑटो का वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगले 4-5 साल में। ओके अच्छा मिस्टर अग्रवाल, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, और वो मैं सीमेंट पे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये थीम ऑफ लेट उभरी है और हमने देखा है कि डिमांड लो है, सरप्लस कैपेसिटी पर कंपनियां कामकाज कर रही हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक्स में इंटरेस्ट बहुत है और बाइंग काफी हो रही है। अदानी के एंट्री के बाद अब ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि इस पूरे सेक्टर में कंसोलिडेशन का दौर शुरू होगा। आप कैसे देख रहे हैं सीमेंट को? तो वही बात है कि भाई कैसे डिमांड बिल्ड होगा, और अभी तो ग्राउंड रियलिटी इस क्वार्टर के लिए काफ़ी सबड्यूड है, लेकिन अदानी की एंट्री के बाद कहानी पूरी बदल गई है। इट्स स्टोरी टेलिंग राइट नाउ। और अभी आपको फ्यूचर के बारे में जो भी इमेजिन करने का है कि भाई EBITDA पर टन जो 1000-1200 होता है वो 2000-2500 हो जाएगा, पूरा इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो जाएगा और इंडस्ट्री का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो सब तो एक इमेजिनेशन है और वो बिल्डअप हो रहा है। और वो ऑप्टिमिज्म में, मतलब P मल्टीपल इज ऑल मैटर ऑफ ऑप्टिमिज्म, और वो चल रहा है अभी। सो वन हैज़ टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट हाउ मच प्राइस यू पे फॉर सीमेंट स्टॉक्स। मैंने देखा है कि सीमेंट में पैसे कमाने के तरीके हैं कि आप रिप्लेसमेंट वैल्यू जो अबाउट $100-120 है, उससे थोड़ा कम में खरीदें, उस भाव में खरीदें, तो पैसे अच्छे बनते हैं। ओके चलिए, शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, आपने बातचीत की CNBC आवाज से, और गुड लक आपको आपकी इस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत मिस्टर अग्रवाल के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में आउट परफॉर्मेंस रही है, FIs को भारतीय बाजार पसंद आ रहे हैं, थोड़ी वैल्यूएशंस उनको महंगी जरूर लग रही हैं, लेकिन IT और ऑटो पर उनके कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। IT जल्द ही रीरेट होगा, कम बैक करेगा, 4-6 तिमाहियों की बात है, और ऑटोज की जो थीम है वो अगले 4-5 साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे मिड कैप मार्केट का पूरा एक्शन, एक ब्रेक के बाद।